हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 8 अप्रैल का दीदी न्यूज। यूएस ईरान सीज फायर के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 2800 अंक चढ़ा। ईरान में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी, एम्बेसी ने तुरंत देश छोड़ने कहा। मणिपुर में हिंसा भड़की, फायरिंग में 2 लोगों की मौत, कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर रखा बरकरार, ग्लोबल टेंशन के बीच इकोनॉमी स्टेबल। ईरान अमेरिका सीज फायर के बाद आज शेयर मार्केट में बड़ी तेजी देखने को मिली है। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 ने बुधवार सुबह जोरदार जंप लगाया। सेंसेक्स करीब 2800 पॉइंट्स चढ़कर 77,000 के पार चला गया, तो वहीं निफ्टी भी 23,900 के आसपास पहुंच गया। इस रैली की सबसे बड़ी वजह रही यूएस और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर डील। इससे ग्लोबल टेंशन में थोड़ी कमी आई है और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ऑयल प्राइसेस पर। ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब 13% गिरकर $95 के आसपास आ गया है, जो इंडिया के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन और फ्यूल कॉस्ट दोनों में राहत मिल सकती है। स्टॉक्स की बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन में सबसे ज्यादा तेजी रही, जबकि एल&टी, बजाज फाइनेंस और अडानी पोर्ट जैसे बड़े नाम भी ग्रीन में ही रहे, सिर्फ टेक महिंद्रा को छोड़कर। एशियन मार्केट्स जैसे जापान और साउथ कोरिया भी स्ट्रॉन्ग दिखे, जबकि यूएस मार्केट फ्लैट पर बंद हुआ। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर ग्लोबल सिचुएशन स्टेबल रहती है तो मार्केट में आगे भी बुलिश मोमेंटम बना रह सकता है। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन तेहरान ने इंडिया के नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। साफ कहा है कि जो भी इंडियन नेशनल अभी ईरान में है वो जल्द से जल्द कंट्री छोड़ दे, लेकिन एम्बेसी की ओर से कोऑर्डिनेशन में और बताए गए सेफ रूट का ही वो इस्तेमाल करें। एम्बेसी ने ये भी वार्निंग दी है कि बिना इन्फॉर्म किए किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ इंडियन नेशनल्स ना जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी करीब 7,500 भारतीय ईरान में मौजूद हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, जिससे कि इमीडिएट डेंजर फिलहाल थोड़ा कम हुआ है और इसी वजह से अब लोग सेफर जोन से निकलकर आर्मेनिया बॉर्डर की तरफ ट्रैवल कर पा रहे हैं। एक दिन पहले ही एम्बेसी की तरफ से 48 आवर्स तक स्टे इंडोर एडवाइजरी भी जारी की गई थी। अब फोकस है सेफ इवैक्यूएशन पर। मीनवाइल यूएस और ईरान के बीच आगे टॉक्स भी प्लान्ड है, जिससे कि लॉन्ग टर्म पीस की उम्मीद जताई जा रही है। 7 अप्रैल ट्यूसडे को बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस और भीड़ के बीच हिंसक टकराव हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 400 लोगों की भीड़ ने पैरामिलिट्री कैंप पर हमला कर दिया था, गाड़ियां जला दी थी और बैरक्स को नुकसान पहुंचाया था। हालात को कंट्रोल करने के लिए फोर्सेस को फायरिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि ये गुस्सा उस ग्रेनेड अटैक के बाद भड़का जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही इलाके में टेंशन काफी बढ़ गई है और स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट ने इम्फाल समेत कई जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विसेज अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं, ताकि रूमर्स और फेक वीडियोस फैलने से रोके जा सकें। वहीं सरकार ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही मल्टीपल किलिंग्स जैसी खबरें गलत हैं और ऐसे रूमर्स को फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज रखने का फैसला किया है, यानी फिलहाल लोन ईएमआई में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ने और ग्रोथ धीमी होने का खतरा बना हुआ है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ करीब 7.6% रहने का अनुमान है, जिससे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का बड़ा योगदान है। आरबीआई ने फिलहाल न्यूट्रल स्टांस रखा है, यानी कि आगे जरूरत के हिसाब से रेट बढ़ या फिर घट सकता है। ओवरऑल मैसेज साफ है, ग्लोबल टेंशन के बीच भी इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल बनी हुई है। असम की पॉलिटिक्स में इस वक्त बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कहा है कि असम पुलिस कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। ये पूरा मामला उन आरोपों से जुड़ा है जो खेड़ा ने सीएम की पत्नी पर लगाए थे। खेड़ा का दावा था कि सीएम की वाइफ रिंकी भूयान शर्मा के पास फॉरेन पासपोर्ट्स, दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टीज और यूएस में शेल कंपनीज हैं। इन आरोपों को सीएम और उनकी पत्नी ने पूरी तरह से फेक बताया है और लीगल एक्शन की बात कही है। इसी बीच असम पुलिस की टीम दिल्ली में खेड़ा के घर पहुंची, लेकिन
लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फिलहाल तेलंगाना में हैं, जहां पर जांच के लिए लोकल पुलिस की परमिशन जरूरी होगी। हालांकि पुलिस ने उनके घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज कर लिए हैं और दावा किया है कि कुछ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी मिले हैं। तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से इस मामले की जांच की मांग की है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ने इसे पॉलिटिकल प्रेशर और विच हंट बताया है। इस पूरे विवाद के बीच प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं और मामला अब पॉलिटिकल शोडाउन में बदलता दिख रहा है। बीते दिनों से दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं के बीच अब मॉनसून 2026 को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक इस साल इंडिया में नॉर्मल से कम बारिश हो सकती है। अनुमान है कि रेनफॉल करीब 94% रहेगा, जो एवरेज से थोड़ा नीचे है और इसकी बड़ी वजह है अल नीनो, जो पैसिफिक ओशन में गर्मी बढ़ने की वजह से मॉनसून को वीक कर देता है, खासतौर से सीजन के दूसरे हाफ में। आपको बता दें कि जून से सितंबर तक का मॉनसून इंडिया की 70% बारिश देता है, जो कि एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत जरूरी होती है। अब सबकी नजर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिशियल के फोरकास्ट पर है, जो कि अगले हफ्ते आ सकता है। वेंसडे लेट नाइट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक से आखिरी वक्त पर पीछे हटते हुए 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस कर दिया है। इसी के साथ ईरान ने भी इस डील को एक्सेप्ट कर लिया है और कंडीशनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने साफ कहा है कि यूएस अब ईरान के ब्रिजेस, पावर प्लांट्स और सिविलियन टारगेट्स पर हमला नहीं करेगा। इस सीज फायर का मकसद है डिप्लोमेसी के लिए विंडो खोलना, ताकि 40 डेज से चल रही जंग को खत्म किया जा सके। अब अगला बड़ा स्टेप होगा टॉक्स, जो 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली है। बताया जा रहा है कि इसमें लॉन्ग टर्म पीस डील पर चर्चा होगी। हालांकि ग्राउंड सिचुएशन अभी भी पूरी तरह काम नहीं है। गल्फ रीजन में मिसाइल अलर्ट्स जारी हैं और बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा। नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल डोनाल्ड ट्रंप के उस मिशन के साथ है जिसमें ईरान को न्यूक्लियर मिसाइल और टेरर थ्रेट बनने से रोकना शामिल है, लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि इजरायल की लेबनान में मिलिट्री एक्शन जारी रहेगी। दरअसल इससे पहले शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि सीज फायर हर जगह लागू होगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है। इसी बीच ईरान इसे अपनी जीत बता रहा है, जबकि व्हाइट हाउस का कहना है कि यूएस प्रेशर की वजह से तेहरान को झुकना पड़ा है। इस सीज फायर का असर ग्लोबल मार्केट पर भी दिखा। ऑयल प्राइसेस तेजी से गिरे और स्टॉक मार्केट में जंप आया। तो वहीं इंडिया ने इस डील का स्वागत किया है और कहा है कि इससे वेस्ट एशिया में शांति और ग्लोबल ट्रेड को स्टेबिलिटी मिलेगी। फिलहाल सबकी नजर आने वाली टॉक्स पर है, क्योंकि ये सीज फायर टेम्परेरी है। यूपी कैबिनेट ने 25 लाख टैबलेट्स खरीदने को मंजूरी दे दी है, जिन्हें फ्री में स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। ये स्कीम स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत चलाई जा रही है। इसका फायदा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स को मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे स्टूडेंट्स को डिजिटल पढ़ाई, ऑनलाइन रिसोर्सेज और जॉब अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच आसान होगी। करीब 3000 करोड़ रुपीस की स्कीम का पूरा खर्च स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी और जल्द ही टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 27 रन से हार झेलनी पड़ी। मैच के बाद कैप्टन हार्दिक पांड्या ने साफ कहा है कि यह हार बैटिंग की वजह से नहीं, बल्कि बॉलिंग यूनिट की गलती की वजह से हुई है। उन्होंने कहा है कि T20 में बस 4 से 5 सही बॉल्स डालनी होती हैं और अगर हम वो एग्जीक्यूट कर लेते तो मैच हमारा हो सकता था। हार्दिक ने यह भी माना कि आरआर के ओपनर्स ने शुरुआती ओवर्स में ही मुंबई इंडियंस को गेम से बाहर कर दिया, जिसके बाद टीम पूरे मैच में सिर्फ कैचअप करती रही। उनका कहना था कि बॉलर्स को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि ऐसे क्लोज मैचेस में छोटी छोटी गलतियां ही रिजल्ट तय करती हैं। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने 722 पोजीशंस पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें करेंसी नोट प्रेस की 3 यूनिट्स में 534 वैकेंसीज शामिल हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 4 जून से शुरू होगा और कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के साथ साथ फीस जमा करने और करेक्शन की लास्ट डेट 1 जुलाई रखी गई है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। आज बात उस फ्रीडम फाइटर की जिसने आजादी की आग भड़काई। मंगल पांडे, जो बारकपुर की छावनी में 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में तैनात थे, 1857 की क्रांति में शुरुआती चेहरों में से एक बने। उस वक्त एनफील्ड राइफल के कारतूसों में एनिमल फैट होने की खबर फैली, जिसने हिंदू और मुसलमानों दोनों सिपाहियों में गुस्सा भर दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी
और यहीं से वो स्पार्क निकली जिसने धीरे धीरे पूरे देश में रेबेलियन को हवा दी और आजादी की लड़ाई को एक नई डायरेक्शन दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 के दिन ही फांसी दी गई थी। आज का बुक रिकमेंडेशन है द साइलेंट पेशेंट, जिसको एलेक्स मिशेलेडियस ने लिखा है। द साइलेंट पेशेंट एक ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर बुक है जिसमें एलिशिया नाम की विमेन अपने हस्बैंड की हत्या के बाद अचानक बोलना बंद कर देती है। एक थेरेपिस्ट उसकी खामोशी के पीछे का सच खोजता है और स्टोरी का शॉकिंग ट्विस्ट आपको आखिर तक बांधे रखता है। अगर आपको सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है, इसकी स्टोरी सिंपल लगती है लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है हर लेयर खुलती जाती है, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।